नमस्कार, मैं आपके साथ पत्रकार बटोही। नहीं छूटेगी महत्वपूर्ण खबर कोई। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। आजकल दिल्ली का कोचिंग कांड चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी इस महत्वपूर्ण खबरों की कड़ी में आज हम इसी मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि वह घटनाक्रम आखिर क्या रहा जिसके तहत यह दुर्घटना घटित हुई। दरअसल दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्र आईएएस की कोचिंग करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डे हैं। हालिया दुर्घटना दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित एक नामी गिरामी आईएएस कोचिंग संस्थान राव आईएएस स्टडी सर्कल के परिसर में घटित हुई। 27 जुलाई 2024 को इस संस्थान के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में करीब 30 से 40 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे और बाहर घंटों से बारिश हो रही थी तथा दिल्ली की सड़कें वर्षा जल से लबालब भरी थीं। इसी बीच सड़कों पर भरा बारिश का पानी, सीवर के ओवरफ्लो से इकट्ठा हुआ गंदा पानी अचानक तेजी से बेसमेंट में प्रवेश करने लगा। ऐसे में बेसमेंट रूपी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के बीच अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते महज 3 से 4 मिनट के भीतर लगभग 12 फीट की ऊंचाई तक पानी भर गया। इतने कम समय में विद्यार्थियों ने बेसमेंट से बाहर निकलने की भरसक कोशिश की, लेकिन 3 विद्यार्थी उस गंदे पानी के चैम्बर में तब्दील हुए बेसमेंट से बाहर नहीं निकल सके और अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। ये 3 विद्यार्थी थे तान्या सोनी, श्रेया यादव और निविन दालविन। इसके अलावा एक अन्य विद्यार्थी नीलेश राय उस बेसमेंट से बाहर निकलने में तो कामयाब रहा, लेकिन उसकी बाहर करंट लगने से मौत हो गई। देर रात चले दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम के संयुक्त ऑपरेशन के बावजूद इन 4 विद्यार्थियों को सुबह का सूरज देखने के लिए नहीं बचाया जा सका। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस दुर्घटना के लिए और बच्चों की मौत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी दृष्टि से इसे प्राकृतिक दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह पूर्ण रूपेण एक मानव जनित आपदा है। या फिर इसको यूँ कहें कि यह मानवीय और प्रशासनिक लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम है। यदि कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले तो बेसमेंट में लाइब्रेरी का संचालन करना ही अपने आप में अवैध है। ऐसे में यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि जब दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम की नाक के नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित हो रही थी तो आखिर इस पर प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ऐसा कोचिंग संस्थान के संचालकों और प्रशासन की मिली भगत से चल रहा था? यदि हाँ, तो यह चरम भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अलावा भवनों के निर्माण के संबंध में भी भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 निर्मित की है। दरअसल भारत में भवन निर्माण संहिता सबसे पहले वर्ष 1970 में योजना आयोग की सिफारिश पर निर्मित की गई थी। इसमें 1983 में पहली बार संशोधन किया गया। इसके बाद वर्ष 2005 में दूसरी बार इसमें संशोधन हुआ। फिर 2015-16 में इसमें 2 बार संशोधन किए गए और इसे देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। 2200 से अधिक पृष्ठों वाली राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS द्वारा किया गया है। यह संहिता अपनी प्रकृति में बाध्यकारी नहीं बल्कि अनुशंसात्मक है। यह एक ऐसा तकनीकी दस्तावेज है जिसमें भवनों के नियोजन, डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव से संबंधित सभी प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन प्रावधानों का क्रियान्वयन सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा और इमारत के टिकाऊपन के लिए न्यूनतम आवश्यकता सुनिश्चित करना है। लेकिन पुनः वही प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कितने भवन राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के प्रावधानों के अनुरूप बने हुए हैं, और अगर कोई भवन इस संहिता के अनुरूप नहीं बना है तो उसके निर्माण की अनुमति क्यों दी गई? ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा और जन सामान्य की ज़िंदगी से खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? आपको बता दें कि लगभग साल भर पहले ऐसी ही दुर्घटना दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान में भी घटित हुई थी। उस समय मुखर्जी नगर स्थित संस्कृति आईएएस कोचिंग संस्थान की 3री मंजिल पर मौजूद क्लासरूम में आग लगने की घटना सामने आई थी। उस दौरान भी विद्यार्थियों ने बिजली के तारों के सहारे या अन्य माध्यमों से नीचे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और इसमें अनेक छात्र घायल भी हुए थे। लेकिन उस घटना के बावजूद प्रशासन के कान पर जूं नहीं रही और वही खेल यथावत जारी है। बहरहाल
हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में देखें तो दिल्ली नगर निगम ने कहां कहां लापरवाही की, तो इसमें सर्वप्रथम स्पष्ट होता है कि यदि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष होने वाली वर्षा से इसी तरह की जलभराव की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो दिल्ली नगर निगम ने वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले ही इसके समाधान के प्रयास क्यों नहीं किए। आखिर इस स्थिति में जल भराव क्यों हुआ। सीवेज को साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है तो उसकी प्रॉपर सफाई क्यों नहीं की गई। अगर कोचिंग संस्थान की इमारत मानकों के अनुरूप निर्मित नहीं थी तो उसे लाइसेंस क्यों दिया गया। अब यदि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी को तो दिल्ली पुलिस से सवाल किया जाना चाहिए कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाना अवैध है तो दिल्ली पुलिस ने कानून के क्रियान्वयन को सुनिश्चित क्यों नहीं कराया। यदि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उसका चालान क्यों नहीं किया गया। अब यदि कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी तय की जाए तो उन पर भी प्रश्न उठता है कि जब बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाना अवैध है तो उन्होंने विद्यार्थियों की जिंदगी को ताक पर रखकर बेसमेंट को लाइब्रेरी क्यों बनाया। राव आईएएस के इसी बेसमेंट के संदर्भ में एक दिलचस्प और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 1 जुलाई 2024 को यानी दुर्घटना घटित होने से कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अग्निशमन विभाग ने इस बिल्डिंग की जांच की थी। जांच के आधार पर इस संस्थान को एनओसी जारी कर दी गई थी। वह एनओसी प्राप्त करने के लिए राव आईएएस कोचिंग संस्थान ने इस बेसमेंट को भंडारण कक्ष बताया था, लेकिन एनओसी मिलने के बाद उसने इसे लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। यह स्पष्टतः व्यापारवादी और पूंजीवादी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विद्यार्थियों के जीवन से कोचिंग संस्थान संचालकों को कोई सरोकार नहीं है, बल्कि वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये वही विद्यार्थी हैं जो 2-2.5 लाख रुपए की मोटी फीस देकर अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर आईएएस आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित पद पाने का सपना लेकर आते हैं और इन कोचिंग संस्थानों पर भरोसा करते हैं। यदि नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूलने वाले इन कोचिंग संस्थानों की विद्यार्थियों के प्रति यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों जैसा व्यवहार करें और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाएं। आईएएस के पाठ्यक्रम के अनुरूप इन संस्थानों में आपदा प्रबंधन एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कोचिंग संस्थान इन आपदाओं का प्रबंधन करने में पूर्णतया विफल साबित हुए हैं, जिसका परिणाम इस दुर्घटना के रूप में सामने आया जो 4 विद्यार्थियों की जिंदगी लील गया। यदि बारीकी से विश्लेषण करें तो इस घटना के बाद प्रत्येक जिम्मेदार निकाय ने अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया और महज लीपापोती करने की कोशिश की। दरअसल दिल्ली नगर निगम ने अपने कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को निलंबित व बर्खास्त कर दिया, लेकिन प्रश्न उठता है कि उन वरिष्ठ अधिकारियों का क्या जिन पर समूची व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। आखिर उनकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने घोषणा की है कि मृतक विद्यार्थियों के नाम पर 4 पुस्तकालय बनाए जाएंगे और इनके निर्माण हेतु महापौर के विवेकाधिकार फंड का उपयोग किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के प्रयासों से उन विद्यार्थियों की न तो जिंदगी वापस आने वाली है और न ही इस समस्या का स्थायी समाधान होने वाला है। लीपापोती की इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने भी राव आईएएस कोचिंग संस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने मानुज कथूरिया नामक एक ऐसे युवक को भी गिरफ्तार किया जो यह घटना घटित होने से ठीक पहले राव आईएएस कोचिंग संस्थान के बाहर भरे बारिश के पानी में से अपनी एसयूवी गाड़ी लेकर जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने उस कार चालक को इस समूची घटना का जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया और कहा कि यदि वह कार चालक अपनी गाड़ी नहीं ले जाता तो अधिक जल दबाव उत्पन्न नहीं होता और बेसमेंट में पानी नहीं जाता। दिल्ली पुलिस की इस बचकानी हरकत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने के कारण बारिश के पानी का चालान नहीं किया। इस दुर्घटना के बाद जब राव आईएएस, दृष्टि आईएएस समेत अनेक कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील कर दिए गए तो इन कोचिंग संस्थानों ने भी लीपापोती करने का प्रयास किया। इसी बीच दृष्टि आईएएस और नेक्स्ट आईएएस जैसे बड़े कोचिंग संस्थानों ने प्रत्येक मृतक विद्यार्थियों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और राव आईएएस के उन विद्यार्थियों को अपने संस्थान में निःशुल्क पढ़ाने की पेशकश की जिनका वहां पर नामांकन है और उनका पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाया है। अब न जाने इन संस्थानों ने यह पहल
मानवता व विद्यार्थी हितों के मद्देनज़र की है अथवा इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य छिपा है। मगर जब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार समेत सभी पक्षों से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि भंडारण कक्ष को लाइब्रेरी में कैसे तब्दील किया गया और उसकी जांच क्यों नहीं की गई। यह समय पर सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया कि बरसाती नाला अवरुद्ध हो चुका है। एमसीडी के कनिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त व निलंबित किया गया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। इन तीखे सवालों का कोई भी पक्ष संतोषपूर्ण उत्तर नहीं दे पाया। आगे कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढांचे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचागत स्थिति की जांच करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में अन्य सदस्यों के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और दिल्ली पुलिस आयुक्त को शामिल किया गया है। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी है तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को यह आदेश दिया है कि वह सीबीआई की जांच की निगरानी करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करे। ध्यान दें कि 4 विद्यार्थियों का जीवन समाप्त करने वाली यह घटना तो मात्र एक ट्रेलर है। अगर बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो दिल्ली वर्तमान में इतनी समस्याओं से जूझ रही है कि वह एक बारूद के ढेर पर बैठी नजर आती है। दरअसल दिल्ली की आबादी उसकी क्षमता से कहीं अधिक है। दिल्ली को मूलतः 6-7 लाख लोगों के बसने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वर्तमान में उसकी आबादी वहनीय क्षमता से लगभग 50 गुना अधिक हो चुकी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार दिल्ली की वर्तमान आबादी 3,38,07,403 है, जो कि वर्ष 1950 में महज 13,69,369 थी। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों के ऊपर पसरा बिजली के तारों का जंजाल किसी भी आकस्मिक संकट को जन्म दे सकता है। दिल्ली की अनेक इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं और वे इतनी जर्जर अवस्था में हैं कि वे कभी भी भर कर ढह सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली की बदहाल व क्षतिग्रस्त सड़कें किसी भी बड़ी सड़क दुर्घटना को कभी भी आमंत्रित कर सकती हैं। प्रदूषण और स्वच्छ वायु का संकट तो दिल्ली में किसी से छिपा नहीं है, जो न जाने कितनी ही जिंदगियों को दिनों दिन घटाता जा रहा है। इसके अतिरिक्त इमारतों की संरचना ऐसी है कि उसमें वेंटिलेशन का घोर अभाव है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार बड़े लोक लुभावन वादों के साथ सत्ता में आई थी और उसने इन तमाम संकटों को समाधान करने का संकल्प जनता के सामने रखा था। लेकिन तब से लेकर आज तक लगभग 11 बरस बीत चुके हैं और ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, सबका साथ सबका विकास, अमृत मिशन जैसी न जाने कितनी ही योजनाएं देश के कायाकल्प के लिए आरंभ की थीं। मगर दिल्ली की वर्तमान स्थिति इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि ये समस्त योजनाएं महज फाइलों में ही धूल फांक रही हैं। वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अर्थात अमृत मिशन आरंभ किया था। इसका उद्देश्य शहरी पुनरुद्धार करना, मजबूत सीवेज नेटवर्क तैयार करना और शहरों में बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करना था। इसके अलावा वर्ष 2015 में ही मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन भी आरंभ किया था, जिसके तहत देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना तथा उन्हें सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना था। इसके लिए शहरों में पर्याप्त जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना, कुशल शहरी गतिशीलता बनाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना, धारणीय पर्यावरण सुनिश्चित करना और इन सब के माध्यम से अंततः समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। इस मिशन के पहले चरण में ही 20 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन 20 शहरों में दिल्ली भी शामिल थी। तो वर्ष 2015 से लेकर आज वर्ष 2024 तक लगभग 10 बरस का समय बीत चुका है, लेकिन सरकारी प्रयासों की गति इतनी धीमी है कि देश की राजधानी दिल्ली आज तक स्मार्ट नहीं बन पाई। जब देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति ऐसी है तो हिंदुस्तान के अन्य शहरों की दुर्दशा की कल्पना की जा सकती है। हमने अपने इस विश्लेषण के माध्यम से समझा कि इस संवेदनशील और भयावह घटना के लिए
जिम्मेदार प्रत्येक पक्ष अपना पल्ला झाड़ते हुए और यथाशीघ्र मामले से इतिश्री करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक संवेदनशीलता का स्तर शून्य प्राय हो चुका है। ऐसे में यक्ष प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। इस घटना के किसी भी अपडेट से या फिर अन्य किसी महत्वपूर्ण खबर के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।